नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं सरकारी दफ्तर में सचिव के पद पर काम करता हूँ। मेरा नाम राजीव मिश्रा है और पिछले महीने ही मेरा तबादला पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में हुआ था। वो गांव काफ़ी अंदर था, शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। बस सिर्फ आधे रास्ते तक ही जाती थी। उसके बाद कच्चा रास्ता खेत और गांव के बीच से होकर खुद ही अकेले जाना पड़ता था। शुरू में मुझे लगा कि छोटा गांव है, लोग सीधे साधे होंगे, काम भी आराम से चल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस गांव में जाने से पहले मेरी जिंदगी एक डरावने मोड़ पर आकर पहुंच जाएगी। मेरे ट्रांसफर का ऑर्डर बिल्कुल अचानक आया था। ऑफिस में बड़े काम को निपटाते निपटाते शाम ढल गई। मैंने सोचा देर ना करूं, इसलिए उसी रात बस पकड़कर निकल पड़ा। सोचा था अगर रात भर सफ़र करूं तो सुबह तक गांव पहुंच जाऊंगा और नए काम में देर भी नहीं होगी। पर बस मुझे गांव के पास वाले कस्बे भरौली तक ही छोड़ने वाली थी। वहां से आगे के 8 किलोमीटर का सफ़र तो मुझे किसी न किसी तरह खुद ही तय करना था। बस रात के करीब 11 बजे भरौली के छोटे से चौराहे पर आकर पहुंची। सर्दियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। आसपास का इलाका बिल्कुल सुनसान था। मैंने सोचा अगर कोई सवारी मिल जाए तो सीधे गांव तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने किसी का इंतजार नहीं किया। बैग उठाया और पैदल पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने पर एक छोटी सी चाय की दुकान मुझे दिखाई दी, जो अब बंद होने की तैयारी में थी। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी चूल्हे के पास बैठा हाथ सेक रहा था। मैं अपना बैग संभालते हुए उसके पास गया और पूछा, चाचा, इस वक्त सोनपुर जाने का कोई इंतजाम हो सकता है क्या? कोई जीप वीप मिल जाती इस वक्त तो। वो मेरी तरफ देखते हुए कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस वक्त बेटा कोई गाड़ी नहीं जाएगी, रात बहुत ज्यादा हो गई है, सुबह हो जाए तो चले जाना। लेकिन मैंने कहा, अरे चाचा, इतना भी दूर नहीं है, बस 8 किलोमीटर ही तो होगा कुल। वो सिर हिलाकर बोला, हाँ बेटा, दूर तो नहीं है, पर सच कहूं उस रास्ते से कोई भी रात के समय नहीं आता जाता। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी है, शायद पुराने जमाने के कुछ डर भय रहते होंगे। मैंने हल्के मजाक के अंदाज में पूछा, क्यों चाचा, या रास्ते में भूत प्रेत वगैरह रहते हैं क्या? फिर वो एक गंभीर आवाज में बोला, भूत प्रेत तो नहीं कह सकता बेटा, लेकिन कई लोग उस रास्ते से लौट कर नहीं आए। कुछ लोग जो बचकर लौटे वो कहते हैं कि रात को एक बैलगाड़ी चलती दिखती है वहां। जिसे वो मिल जाए उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने हंसकर कहा, अरे चाचा, इस जमाने में भी अंधविश्वास इतना फैला हुआ है। फिर मैं अपना बैग कंधे पर उठाकर आगे के रास्ते की तरफ निकल पड़ा। कस्बे से बाहर निकलते ही सड़क पतली और सकरी हो गई। चारों तरफ खाली खेत फैले हुए थे। ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेने पर मुंह से धुआं सा निकल रहा था। रास्ता बिल्कुल शांत था, सिर्फ मेरे जूतों की आवाज चल सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। करीब आधा घंटा चलने के बाद दूर से घंटियों जैसी एकदम मध्यम आवाज मुझे सुनाई दी। मुझे लगा शायद किसी बैल या गाय की गले में बंधी घंटी होगी। लेकिन फिर आवाज धीरे धीरे पास आती गई और साथ में लकड़ी के पहियों के धीमे धीमे घूमने जैसी हल्की चरमराहट भी सुनाई देने लगी। मैं सड़क के किनारे इटक कर रुक गया। रात के उस गहरे सन्नाटे में कोई बैलगाड़ी आ रही थी। मुझे राहत मिली कि शायद कोई गांव वाला होगा। मैं उससे लिफ्ट मांग लूंगा और आराम से गांव पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद धुंधले अंधेरे में एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसमें एक आदमी बैठा था, सफेद धोती और
मैला सा कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी बंधी हुई। गाड़ी में कोई लालटेन नहीं थी, फिर भी अजीब तरह से उसकी शक्ल साफ साफ दिख रही थी। वो गाड़ी को धीमे से रोक कर बोला, कहाँ जाओगे बाबूजी? मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, सोनपुर। अगर आप उधर ही जा रहे हो तो मुझे भी बैठा लीजिए। वो आदमी धीमी आवाज में बोला, बैठ जाइए, छोड़ दूंगा। मैं गाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बैलों के गले में बंधी घंटियां हर कदम के साथ टन टन की आवाज करती रही। ठंडी हवा के झोंके चेहरे से टकराते रहे। कुछ मिनटों तक हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। सिर्फ बैलों की घंटियों की आवाज और पहियों की चरमराहट सुनाई देती रही। फिर मैंने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, आप सोनपुर में ही रहने वाले हो ना चाचा? फिर वो बोला, हाँ, बहुत साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। मैंने सोचा शायद दिन भर खेतों में मेहनत करने वाला कोई किसान होगा, इसीलिए इतना थका हुआ लग रहा है। लेकिन कुछ देर बाद मैंने गौर से देखा, रास्ता जो हमें गांव सोनपुर की तरफ जाना चाहिए था, वो गांव की तरफ न जाने की बजाय धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ मुड़ता जा रहा था। रास्ते पर लगे बोर्ड पर साफ साफ लिखा था, मगर फिर भी वो गलत रास्ते जा रहा था। मेरे मन में हल्की सी बेचैनी उठी। मैंने जरा तेज आवाज में कहा, अरे चाचा, ये तो गलत रास्ता है। सोनपुर गांव तो उधर की तरफ है ना? वो बिना मेरी तरफ देखे बोला, जानता हूं, ये छोटा रास्ता है, इधर से होकर जल्दी पहुंच जाओगे। फिर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन मन में बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि बैलगाड़ी अपने जितनी धीमी गति से नहीं चल रही है, बल्कि अब ये काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इतनी तेज कि बैलों के पैर जमीन पर ठीक से पड़ते हुए नहीं दिख रहे थे। मैंने गौर से देखने के लिए थोड़ा आगे झुककर नीचे की तरफ देखा और मेरे होश उड़ गए। पहिए मिट्टी को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थोड़ा ऊपर उठकर घूम रहे थे, जैसे गाड़ी जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ रही तैर रही हो। मेरी सांस एकदम रुक गई। मैं समझ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है, ये कोई सामान्य बैलगाड़ी नहीं है। मैंने तुरंत गाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन पैर मेरा किसी लकड़ी या रस्सी में पूरी तरह उलझ गया और मैं अपना संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। गिरते वक्त मेरा कंधा पहले जमीन से टकराया। कंधे में इतनी जबरदस्त चोट लगी कि दर्द से मेरी चीख निकल गई। मुझे लगा जैसे हड्डी अंदर से टूट गई या फिर उखड़ गई हो। मैंने दर्द को किसी तरह सहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि घुटना भी बुरी तरह छिल गया था। खून रिसने लगा था और दर्द से पूरा पैर सुन्न हो रहा था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर रुक गई थी। वो आदमी बैलगाड़ी से बहुत धीरे धीरे उतरने लगा, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि मैं कहीं नहीं जा सकता। और फिर मैंने जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। उसके पैर जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। वो जैसे हवा में तैर रहा था या जमीन से कुछ इंच ऊपर चल रहा था। फिर मैंने ध्यान से देखा, उसका एक हाथ पूरा का पूरा काला जला हुआ था, मांस सिकुड़ा हुआ, जगह जगह से छिला हुआ। उसका चेहरा आधा झुलसा हुआ था, जैसे किसी आग में जलकर भयानक रूप से बिगड़ गया हो। वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खूनी लाल रंग था जो अंधेरे में भी साफ चमक रहा था। मेरे हाथ पैर दहशत में बिल्कुल सुन्न पड़ गए। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि सीने में दर्द होने लगा। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए खिसकते हुए खेत की ओर भागने की कोशिश की। हर हरकत में मेरे कंधे और घुटने की असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन जान बचाने की चाह में मैं रुक नहीं सकता था।
मैं दर्द के बावजूद किसी तरह भागता रहा। हर कदम पर कंधे और घुटनों में तेज चुभन होती थी, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। खेतों की ऊंची ऊंची मेड़ पर दौड़ते हुए अचानक मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से पड़ा। चेहरा मिट्टी में धंस गया। कंधे में लगातार खून बह रहा था। तभी पीछे से फिर से वही गाड़ी की आवाज सुनाई दी। घंटियों की टन टन और पहियों की चरमराहट, जैसे वो लगातार मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने जब कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और जो नजारा दिखा उससे मेरी जान सूख गई। गाड़ी अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में कई फीट ऊपर तैर रही थी। बैलों के पैर हवा में लटक रहे थे और उनकी आंखें वो सामान्य आंखें नहीं थी, वो जल रही थी, बिल्कुल किसी अंगारे की तरह, लाल और चमकती हुई। मैं फिर से पूरी ताकत लगाकर भागा। पैर लड़खड़ा रहे थे, दिमाग सुन्न हो रहा था। भागते भागते कुछ दूर पर एक बूढ़ा सूखा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। मैं फिर वहीं जाकर हाँफते हुए तने के पीछे छिपने की कोशिश की। पीठ अपनी पेड़ से सटाकर बैठ गया, सांस रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर कुछ पल बाद वो गाड़ी वहां तक भी आ गई। घंटियों की आवाज और करीब आती गई। फिर अचानक गाड़ी बरगद से कुछ फीट पहले रुक गई। वो आदमी धीरे धीरे गाड़ी से उतरा। उसके पैर फिर से हवा में तैरते हुए वो बरगद के पास ही खड़ा हो गया और मैं बिल्कुल स्थिर होकर बैठा रहा, सांसों को रोके हुए। वो आदमी धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगा। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, बस वो लाल आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे उसे ठीक ठाक पता हो कि मैं वहीं छुपा हूं और वो बस मेरे साथ खेल रहा है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहीं पर ही पड़ा रहूं, सांस रोके, बिना हिले डुले। ठंड से शरीर अकड़ गया था। कंधे और घुटने के दर्द से होश उड़ रहे थे और डर से पूरा शरीर कांप रहा था। पर कुछ देर बाद, ना जाने कितनी देर, शायद 1 मिनट, शायद 5, वो आदमी अचानक गायब हो गया। गाड़ी की आवाज भी धीरे धीरे दूर होती गई। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया है, शायद वो चला गया। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन तभी बिल्कुल अचानक बरगद की मोटी जड़ के ठीक नीचे से वही घंटी की टन टन की आवाज आई, बिल्कुल पास से, जैसे कोई जमीन के अंदर से बजा रहा हो। मेरा दिल थक से रुक गया। मैं बेतहाशा उठा और भागा। गिरा, हाथों के बल संभला, फिर उठा और फिर भागा। मेरे पैर लगातार कांप रहे थे। घुटना दर्द से सुन्न हो चुका था। कंधा जल रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं, बस भागता रहा, भागता रहा। आखिर मुझे दूर से गांव की चौपाल की टिमटिमाती रोशनी दिखी। वो मेरा आखिरी सहारा था। मैंने जोर लगाकर दौड़ लगाई, लेकिन रास्ते में शायद कोई कांटा या हुक मेरे कंधे में जाकर धंस गया और मैंने बिना देखे वो हुक निकाल फेंका। दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन मैंने भागना नहीं छोड़ा। मैं किसी तरह चौपाल तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। रास्ते पर धुंध थी और उसमें वो बैलगाड़ी अब धीरे धीरे गायब होती नजर आ रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में लेटा हुआ था। सिर भारी था, शरीर में दर्द हो रहा था। गांव के प्रधान और कुछ और लोग भी मेरे पास कमरे में बैठे हुए थे। सब मेरी तरफ चिंता भरी निगाहों से देख रहे थे। कंधे पर मेरी एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी और दर्द बहुत तेज था। हर सांस के साथ कंधे में चुभन होती थी। मैंने आप कमजोर आवाज में पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? रात को तो मैं। प्रधान जी आगे बढ़े और धीरे से बोले, रात को करीब 3 बजे के आसपास तुम चौपाल के पास गिरे हुए मिले थे। बेहोश थे, कंधे और घुटने से खून बह रहा था। किसी ने आवाज सुनी थी तुम्हारी, तो लोग दौड़ कर गए, फिर तुम्हें यहाँ लाया गया। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर सब कुछ याद आने लगा मुझे।
वो रात, वो सन्नाटा, वो बैलगाड़ी। मैंने अपनी कांपती आवाज में सब कुछ बताने की कोशिश की। बैलगाड़ी के बारे में, उस अजीब आदमी के बारे में, शमशान की तरफ मुड़ते रास्ते के बारे में, हवा में तैरती गाड़ी के बारे में, उस जले हुए चेहरे के लाल आंखों के बारे में और उस बरगद के पेड़ के बारे में, सब कुछ। जैसे जैसे मैं बोलता गया, गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनते रहे। फिर प्रधान जी बोले, बाबू, उस रास्ते पर अब कोई भी रात को नहीं आता जाता। 20 साल पहले एक बैलगाड़ी वाला उसी जगह, उसी रास्ते पर एक भयानक हादसे में जिंदा जल गया था। उसकी गाड़ी पलट गई थी और उसमें लगी लालटेन से आग लग गई थी। वो बेचारा बच नहीं पाया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी गाड़ी आज भी रात को उसी रास्ते पर घूमती है। जो भी उस पर सवार हो जाता है, उसका फिर कभी अता पता नहीं चलता। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ खिड़की की तरफ मुड़कर बाहर देखने लगा। सुबह की नरम धूप खेतों पर फैल रही थी। सब कुछ इतना शांत, इतना सामान्य लग रहा था, पर मुझे बार बार वो रात याद आ रही थी। वो घंटियों की आवाज, वो लाल आंखें, वो जला हुआ चेहरा। शायद कुछ चीजें सच में इस दुनिया से परे होती हैं, और उस रात में उनमें से एक के बहुत करीब पहुंच चुका है। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं उस रास्ते से कभी रात में नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।